गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट सेकंड में इनकम टैक्स को पढ़ रहे हैं। उसमें एक चैप्टर है अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आता है। इसके अंतर्गत फर्स्ट आता है लाभांश, जो भी डिविडेंड आपको प्राप्त होता है वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। लॉटरी है, वर्ग पहेली है, घुड़दौड़ है, ताश के खेल हैं, या शर्त या जुए में यदि कोई रकम जीती है तो वह भी इसके अंतर्गत आती है। करदाता द्वारा अपने कर्मचारियों से यदि प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत स्थापित फंड से कोई अंशदान आदि के रूप में कोई राशि प्राप्त होती है तो ऐसी आय भी व्यापार या पेशे की आय के शीर्षक में कर योग्य नहीं होती है। इसी शीर्षक में उसमें कर लगता है। प्रतिभूतियों से ब्याज के रूप में यदि कोई आय व्यापार या पेशे के शीर्षक में कर योग्य नहीं है तो वह यहाँ पे कर योग्य होगी। करदाता को अपनी मशीन, प्लांट या फर्नीचर आदि को किराए पर यदि वह उसको उठाता है तो यह आय भी इसके अंतर्गत आएगी, बशर्ते कि ऐसी आय को व्यापार या पेशे के शीर्षक में कर योग्य नहीं किया गया हो। यदि कोई करदाता अपनी मशीन, प्लांट, फर्नीचर के साथ में अपनी कोई इमारत भी किराए पर देता है तथा उक्त मशीन, प्लांट और फर्नीचर को किराए पर उठाने के लिए इमारत को भी किराए पर देना यदि आवश्यक है तो ऐसे किराए से प्राप्त आय, बशर्ते कि वह आय व्यापार और पेशे के शीर्षक के लाभ के अंतर्गत कर योग्य नहीं हो तो इसके अंतर्गत कर योग्य होगी। प्रमुख व्यक्ति की बीमा पॉलिसी के संबंध में बोनस सहित प्राप्त कोई राशि, यदि ऐसी राशि व्यापार व पेशे शीर्षक में कर योग्य नहीं है तो वह यहाँ पे कर योग्य होगी। 1 अप्रैल 2017 को या इसके बाद यदि किसी व्यक्ति को कोई भी रकम, अचल संपत्ति या चल संपत्ति आदि प्राप्त होती है तो वह इसी शीर्षक में आएगी। क्षतिपूर्ति या बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पर यदि प्राप्त कोई ब्याज है तो वह ब्याज इसके अंतर्गत आएगा। पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के साथ संबंधित प्राप्त पेशगी राशि को यदि 1 अप्रैल 2014 को या इसके बाद जब्त किया जाता है तो वह इस शीर्षक में कर योग्य होगी। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स प्रतिभूतियों के ब्याज के अलावा जो अन्य ब्याज हैं, जैसे बैंक के विभिन्न खातों का ब्याज है, पोस्ट ऑफिस में जमाओं पर जो ब्याज है, और निगम, कंपनी या किसी वित्तीय संस्था, सहकारी समिति या विदेशी संस्था है तो उससे जो भी ब्याज होगा वह इसमें कर योग्य होगा। राष्ट्रीय बचत योजना 1992 के अंतर्गत कोई ब्याज है, या राष्ट्रीय बचत पत्र 8वां निर्गमन है उस पर कोई ब्याज है, यदि किसी व्यक्ति को दिए गए ऋण का कोई ब्याज प्राप्त होता है तो वह इसके अंतर्गत शामिल होगा। सेकंड पॉइंट है हमारे पास नियोक्ता के अलावा अन्य व्यक्तियों से कमीशन, जैसे अंशों व ऋण पत्रों को बेचने से यदि कोई कमीशन प्राप्त होता है, बीमा एजेंट को कमीशन प्राप्त होता है, संचालकों की फीस और कमीशन है, पोस्ट ऑफिस से अल्प बचत अभिकर्ता या अन्य अभिकर्ता को कमीशन प्राप्त होता है, यूटीआई से अभिकर्ता को कमीशन प्राप्त होता है, लॉटरी के टिकट बेचने से अभिकर्ता को कमीशन प्राप्त होता है तो वह इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है। ऐसा कमीशन व्यापार अथवा पेशे के शीर्षक में भी कर योग्य नहीं होना चाहिए, तभी वह यहाँ पर कर योग्य होगा। थर्ड पॉइंट है हमारे पास शारीरिक व मानसिक कार्यों से आए। यदि परीक्षा के दौरान निरीक्षण आप कार्य करते हैं, उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते हैं, विश्वविद्यालय या बोर्ड की परीक्षा से संबंधित आपने कोई कार्य किया है, या अखबारों, पत्र पत्रिकाओं में यदि आपने कोई लेख दिया है, उस लेख से यदि आपको कोई आय प्राप्त होती है, कोई पुस्तक की रॉयल्टी से आपको आय होती है, आकाशवाणी या दूरदर्शन पर आप कोई वार्ता से आपको आय होती है, ट्यूशन पढ़ाने से कोई आपको आय होती है तो वह सभी आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। जमीन से आय, ऐसी किसी भूमि को भी किसी मकान से नहीं लगी हुई हो, निम्न उद्देश्य के लिए यदि किराए पर उठाया है तो उसकी आय इसमें अंतर्गत आएगी। जैसे ईंटों का भट्टा बनाने के लिए, बाजार लगाने के लिए, मेले नुमाइश लगाने के लिए आपने ज़मीन दी है, कृषि के काम में आने वाले पशुओं के चारागाह के लिए यदि आपने कोई ज़मीन दी है, खनिज पदार्थ निकालने के लिए अर्थात रॉयल्टी की आय है, पोखरों, घाटों, मछली के क्षेत्र के रूप में प्रयोग करने के लिए यदि आपने ज़मीन दी है, या अन्य किसी कार्य के लिए किराए पर देने से आय होती है परंतु कृषि कार्यों को छोड़कर, तो वह इस शीर्षक के अंतर्गत आती है। किराए पर ली गई मकान संपत्ति को उप किराएदार को किराए पर उठाने से जो भी आय होती है वह भी इस शीर्षक में ही आती है। उप किराएदारी से आशय है कि स्टूडेंट आपने स्वयं किराए पर लिया है और अब आप उसको किसी और, उसका पूरा संपूर्ण भाग या उसका किसी एक भाग किसी अन्य को यदि आप किराए पर देते हो
और उससे जो आपको आय होती है, आप स्वयं किराएदार हैं और आप स्वयं किसी और को अन्य किराए पर देते हैं, तो वह उपकिराएदारी कहलाएगी। 6 पॉइंट है, नियोक्ता को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति या संस्था से कोई प्राप्त वार्षिकी, इसमें वसीयत के अंतर्गत मिली वार्षिकी भी शामिल है, वह अन्य साधनों से आय में आती है। विदेशी कृषि आय है तो वह भी इसके अंतर्गत आएगी, यह कर मुक्त नहीं होती है। पारिवारिक पेंशन की आय किसी व्यक्ति के निधन हो जाने पर उसके जीवन साथी को अथवा उसके बच्चों को अथवा उसके माता पिता को जो भी मिलती है वह पेंशन की राशि वह पारिवारिक पेंशन कहलाती है। पारिवारिक पेंशन अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होती है। सांसदों और विधायकों का जो वेतन है वह इसी शीर्षक में कर योग्य होता है। अस्पष्ट साधनों से आय, गत वर्ष में करदाता के पास पाया गया ऐसा सोना चांदी जेवर विनियोग जिसके बारे में करदाता संतोषप्रद स्पष्टीकरण न दे सके, जिसका करदाता के व्यापार व पेशे के संबंध में भी नहीं है, तो वह इसी शीर्षक में कर योग्य होगी। सभी प्रकार की जो भी आकस्मिक आय होती है वह सभी से इसी शीर्षक में आएंगी। मानी गई आय, अन्य व्यक्तियों की आय जो अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत करदाता की आय में सम्मिलित की जाती है, बशर्ते वे इस शीर्षक की आय में हो। राष्ट्रीय बचत योजना 1987 से मूलधन व ब्याज की यदि कोई वापसी होती है तो वह इसी शीर्षक में कर योग्य होगी। संचालक को कंपनी से भुगतान, यदि संचालक कंपनी का कर्मचारी नहीं है तो उसको मिलने वाला वेतन, कमीशन, संचालन शुल्क, अनुलाभ, समस्त भुगतान चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए इसी शीर्षक में कर योग्य होंगे। इस शीर्षक की आय की गणना करते समय पिछले वर्षों में स्वीकृत किया गया खर्चा, डूबत ऋण, छूट, हानि आदि जो गत वर्ष में प्राप्त हो जाएं। पूंजी से जुड़ी हुई बचत योजना के अंतर्गत जमा कराई गई राशियों को वापस प्राप्त करते समय मूल जमा राशि बशर्ते जमा की राशि के संबंध में धारा 80 CCB की कटौती जमा के वर्ष में ली गई हो। घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने की जो भी आय है वह भी इसी शीर्षक में आती है। अब स्टूडेंट देखते हैं कि कर का दायित्व और कर का प्रभार का आधार क्या होगा। इस शीर्षक के अंतर्गत आय के संबंध में कर दायित्व का भार इस प्रकार है। इसकी दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं। यदि करदाता ने बही खाते की वाणिज्यिक प्रणाली को अपनाया है तो आय पर प्राप्य होने के आधार पर कर लगेगा और इसी आधार पर व्ययों की कटौती दी जाएगी। यदि करदाता ने बही खाते की नगद प्रणाली को अपनाया है तो आय पर प्राप्त होने के आधार पर कर लगेगा और व्ययों की कटौती भुगतान के आधार पर दी जाएगी। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अन्य साधनों से आय के शीर्षक के अंतर्गत कुछ आय ऐसी हैं जो कर मुक्त भी है। उसमें फर्स्ट है सार्वजनिक भविष्य निधि है। हमारा जो PPF अकाउंट होता है उस पर जो भी हमें राशि जमा है, ब्याज है, वह सब हमें जब भी मिलती है तो वह पूर्णतः कर मुक्त होते हैं। डाकघर की निम्न योजनाओं पर ब्याज, डाकघर के बचत खाते में जमा राशि पर जो ब्याज है कर निर्धारण वर्ष 2012-13 से एकल खाते की दशा में केवल 3,500 रुपये तथा संयुक्त खाते की दशा में 7,000 रुपये तक की राशि कर मुक्त है। डाकघर के 10 वर्षीय और 15 वर्षीय संचयी सावधि जमा खाते में जमा धन पर प्राप्त ब्याज और बोनस कर मुक्त है। डाकघर बचत खाता नियमों के अंतर्गत खोले गए सार्वजनिक खाते पर ब्याज 5,000 रुपये तक कर मुक्त है। जीवन बीमा निगम की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जब आप अपनी जो भी जमा राशि प्राप्त करते हैं वह कर मुक्त है। केंद्र सरकार के 15 वर्षीय वार्षिकी सर्टिफिकेट्स हैं वह कर मुक्त है। शिक्षा के व्ययों की पूर्ति हेतु जो भी स्वीकृत की जाती है छात्रवृत्तियाँ वह कर मुक्त होती हैं। संसद, राज्य विधानसभा एवं इनकी किसी समिति के सदस्य को प्राप्त दैनिक भत्ता पूर्णतः कर मुक्त होता है। राज्य विधानसभा के सदस्यों को उस विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र भत्ता कर मुक्त है। गरीब, कमजोर एवं बीमार व्यक्तियों की पीड़ा को कम करने के संबंधी सेवाओं के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अनुमोदन पर दिया गया पुरस्कार कर मुक्त है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा दिया गया वीरता पुरस्कार चाहे वह नगद ही दिया गया हो अथवा किसी वस्तु के रूप में दिया गया हो कर मुक्त होता है। निम्न प्रतिभूतियों का ब्याज, सरकारी प्रतिभूतियाँ। सरकारी प्रतिभूतियों में देखिए स्टूडेंट 7% पूंजी विनियोग बॉन्ड्स हैं, 10% राहत बॉन्ड्स है, स्वर्ण जमा योजना 99 के अंतर्गत निर्गमित स्वर्ण जमा बॉन्ड्स हैं और स्थानीय सत्ता और राज्य पोषित वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किए गए बॉन्ड का ब्याज वह हमारे पास कर मुक्त ही होगा।
इसके बाद है सरकारी उपक्रमों की कर मुक्त कौन कौन सी प्रतिभूतियाँ हैं। यह है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के 9% और 10% बॉन्ड्स, महानगर टेलीफोन निगम के 9% 10% बॉन्ड्स, इंडियन रेलवे फाइनेंस के 9% और 10% बॉन्ड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक के, इंडियन टेलीफोन के और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के, नेवली लिग्नाइट के, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट्स के। इस प्रकार के बॉन्ड्स जो दिए गए हैं वह कर मुक्त होंगे। लाभांश की निम्न आय भी कर मुक्त होंगी। घरेलू कंपनी के समतांश अधिमान अंशों पर लाभांश एवं अंतरिम लाभांश तथा बोनस कर मुक्त होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विशिष्ट उपक्रम के प्रशासन से मिले यूनिट्स के संबंध में। विशिष्ट कंपनी से मिले यूनिट्स के संबंध में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को ही अब विशिष्ट उपक्रम या विशिष्ट कंपनी के नाम से जाना जाता है। इनके यूनिट से मिलने वाला आय चाहे लाभांश के नाम से मिले अथवा अन्य किसी नाम से मिले कर मुक्त होती है। स्वीकृत कटौतियाँ अन्य साधनों के शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित हमें कटौतियाँ भी स्वीकृत की जाती है। जैसे लाभांश में ब्याज को एकत्रित करने पर जो भी व्यय लगता है वह उसकी कटौती दी जाएगी। ऋण पर ऋण अंश या प्रतिभूतियाँ क्रय करने के लिए यदि ऋण लिया जाता है तो उस पर ब्याज जो भी होता है उस पर हमें स्वीकृत है कटौती के रूप में। पारिवारिक पेंशन में से प्रमाणित कटौती। पारिवारिक पेंशन में से इस प्रकार की पेंशन का 33.5% या 15,000 दोनों में से जो कम है वह राशि मानक कटौती के रूप में स्वीकृत की जाएगी। घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने के जो भी व्यय होते हैं वह कटौती के रूप में स्वीकृत है। कर्मचारी भविष्य निधि या कल्याण ट्रस्ट के लिए प्राप्त राशि देय तिथि से पूर्व जमा कराने पर एक निर्धारित कटौती दी जाती है। मशीन व प्लांट और फर्नीचर के संबंध से आय में से कटौती। मशीन, प्लांट, फर्नीचर और साथ ही भवन को किराए पर उठाने से हुई आय के संबंध में निम्न कटौती स्वीकृत की जाएगी। इस प्रकार के इनके मरम्मत वगैरह संबंधित कोई खर्चा है, उनकी सुरक्षा के संबंध में यदि कोई बीमा की रकम चुकाई है या और कोई हास वगैरह है तो वह सब कुछ स्वीकृत होगा। क्षतिपूर्ति एवं बढ़ी हुई क्षति पर प्राप्त ब्याज के संबंध में कटौती। क्षतिपूर्ति और या बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति के संबंध में यदि प्राप्त होता है हमें कोई ब्याज तो ऐसे ब्याज का 50% कटौती के रूप में स्वीकृत होगा। सामान्य कटौती इस शीर्षक की किसी भी आकस्मिक आय को छोड़कर कमाने के लिए किए गए किसी प्रकार के जो व्यय होंगे उनकी कटौती दी जाएगी, बशर्ते कि वह पूंजीगत प्रकृति के नहीं हो केवल और व्यक्तिगत प्रकृति के भी नहीं हो। अस्वीकृत और न घटाई जाने वाली राशियाँ कौन कौन सी है स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि करदाता की यदि कोई व्यक्तिगत व्यय है तो वह नहीं घटाई जाएंगी। भारत के बाहर चुकाया जाने वाला ऐसा कोई ब्याज जो भारत में कर योग्य है परंतु उस पर न तो कर चुकाया गया है और न ही करदाता ने उद्गम स्थान पर कर की कटौती की है। भारत के बाहर चुकाई गई ऐसी राशि जो वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है परंतु जिस पर न तो कर चुकाया गया है और न ही उद्गम स्थान पर कर काटा गया है। लॉटरी, वर्कवैली, घुड़दौड़, शर्त, जुए में जीती गई राशियों के संबंध में अन्य साधनों से आय शीर्षक में आय की गणना करते समय अधिनियम की किसी व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी प्रकार का व्यय अथवा छूट स्वीकृत नहीं की जाएगी। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि पूंजीगत व्यय है उनके संबंध में छूट नहीं दी जाएगी। निर्धारण अधिकारी विशेष व्यक्तियों को किए गए भुगतान का वह भाग अस्वीकृत कर सकता है जो उसकी दृष्टि में अनुचित हो। 10,000 या 25,000 जैसी भी स्थिति हो से अधिक का एक व्यक्ति को एक दिन में किया गया कोई भुगतान अथवा भुगतानों का योग यदि पाने वाले के खाते में जमा होने वाले चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट से नहीं किया जाता है तो उस दशा में व्यय का कोई भी भाग स्वीकृत नहीं किया जाएगा। उपरोक्त वाक्यांश 6 और 7 का विस्तृत विवरण हमने व्यापार व पेशे की आय के शीर्षक में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है किसी निवासी व्यक्ति को दे ऐसी राशि जिस पर धारा 192 से 194 के तहत उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जानी चाहिए थी परंतु जिस पर भुगतानकर्ता ने उद्गम स्थान पर कर की नहीं काटा गया हो अथवा कर काटने के बाद धारा 139(1) के तहत निर्धारित देय तिथि को या इससे पूर्व ऐसे कर का भुगतान सरकार को नहीं किया गया हो तो करदाता को भुगतान योग्य राशि के 30% की कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। परंतु यदि ऐसे कर की कटौती अगले किसी गत वर्ष में कर ली जाती है अथवा पिछले गत वर्ष में की गई कटौती का भुगतान धारा 139 के तहत निर्धारित देय तिथि के पश्चात अगले किसी वर्ष में गत वर्ष में सरकार को किया जाता है तो ऐसी राशि के 30% की कटौती उस गत वर्ष में दे दी जाएगी जिसमें उद्गम स्थान पर काटे गए कर का भुगतान किया गया हो। क्लियर है स्टूडेंट्स?